तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डीपीएसपी के बारे में, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, और उसमें हमने देखा था आर्टिकल नंबर 40 यानी कि अनुच्छेद नंबर 40। और अनुच्छेद नंबर 40 में राज्यों को एक बात बोली गई कि आपको पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है और उनको एम्पावर भी करना है। मतलब आपको उनको पावर देनी है ताकि वो लोकल गवर्नमेंट की तरह यानी कि स्थानीय सरकार की तरह काम कर सके। तो अब इस बात का क्या मतलब है कि हमें जो स्टेट्स को यानी कि क्या करना है, पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। तो फिर अगर हमें ऑर्गेनाइज ही करना था, यानी कि अगर हमारी जो पंचायत थी पहले से बनी हुई थी, तो अगर पंचायत हमारी पहले से बनी हुई थी तो आखिरकार हमें 73rd अमेंडमेंट 1992 की ज़रूरत क्या पड़ी, जिसमें कि हमने पंचायत के बारे में सब कुछ बताया, उनके बारे में एक भाग दिया गया, भाग 9 में बताया गया। और पंचायत के लिए ही हमने 243 ए से लेके 243 ओ तक अनुच्छेद भी जोड़े, और हमने उसमें अनुसूची भी जोड़ी, 11वां अनुसूची जो हमने जोड़ी पंचायत के लिए। तो आखिर इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल एंड आई एम योर मेंटर फॉर अपकमिंग टैट एग्जामिनेशंस। तो आज के बारे में हम देखेंगे पंचायती राज के बारे में, यानी कि जो हमारी स्थानीय सरकार है, स्थानीय गवर्नमेंट है, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आर्टिकल नंबर 40 में हमें बताया गया किसके बारे में, कि स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने की बात क्यों बोली गई स्टूडेंट्स, क्योंकि जो पंचायत थी ऐसा नहीं था कि वो इंडिया के लिए कोई नई चीज़ है, नहीं, बल्कि वो तो बहुत टाइम से हमारे इंडिया में थी और चलती हुई आ रही थी। बस स्टेट्स को क्या करना था कि जो वो बिखरी हुई पड़ी थी, जो उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज रूप में नहीं थी, वो हमें ऑर्गेनाइज करनी थी। अब देखते हैं इस ऑर्गेनाइज वर्ड का मतलब। देखो, जैसे कि आप एग्जाम टाइम पर रिवीजन करते हो, रिवीजन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी भी आपने अभी तक चीज़ें पढ़ी थी अपने एग्जाम्स के लिए, आप उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड्स में सेट कर सको। तो ऐसे ही पंचायत के बारे में था कि पंचायत पहले से बनी हुई थी, बस स्टेट को उनको ऑर्गेनाइज करना था, उनको थोड़ी सी पावर्स देनी थी, उनको और अच्छे से हम किस तरीके से रन कर सकते हैं वो सब स्टेट्स को सोचना था। तो अब देखो, ऐसा नहीं था कि हमने आज स्टेट के बारे में सोचा था, पंचायत के बारे में सोचा और कल हमारी पंचायती सरकार बन गई। नहीं, इसने एक बहुत लंबी चौड़ी अपनी यात्रा एक तरह से कह सकते हैं तय करी, ठीक है, और उसके बाद कहीं पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल पाया। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आर्टिकल नंबर 40 के बारे में, हम लोगों ने अपनी क्लास शुरू करी। तो ये जो आर्टिकल नंबर 40 है ना स्टूडेंट्स, ये किस पे बेस्ड था, ये था हमारा गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड। अब ये गांधीयन प्रिंसिपल हमसे क्या कहता था, क्योंकि जो गांधी जी थे वो हमेशा ये कहते थे कि आपको ना ग्रास रूट लेवल लोगों पे बात करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लोगों से वोट मांगे, लोगों ने आपको वोट दे दी, आपकी सरकार बन गई, अब आपको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा बल्कि आप ज़मीनी स्तर पर जाइए और उन लोगों से बात करिए कि आखिर अगर उन लोगों ने आपको वोट किया तो क्यों किया, उन लोगों की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन थी। इसी चीज़ को हमने बोला ग्रास रूट लेवल। अब देखो, ग्रास रूट लेवल क्यों ज़रूरी था और अच्छे से समझते हैं इसको। देखो, मान लो कि मैं बात करूं अभी कि बुलंदशहर में एक छोटा सा कोई गांव है देवली, और उसमें मान लीजिए वहां के लोगों को कोई दिक्कत थी। अब आप सोच के देखो कि जो राज्य की सरकार है, बुलंदशहर किस में आता है, बुलंदशहर आता है यूपी के अंदर, और जो यूपी की स्टेट हमारी राज्य सरकार है कहाँ बैठती है, वो बैठती है हमारी यूपी की कैपिटल यानी कि लखनऊ में। तो अगर बुलंदशहर के किसी छोटे से गाँव में, ठीक है, एक गाँव में किसी पर्सन को कोई दिक्कत है, तो क्या वो आपको लगता है लखनऊ जाएगा अपनी प्रॉब्लम को लेकर? नहीं, मतलब होगा क्या कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो लखनऊ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वो बंदा कभी अपनी प्रॉब्लम सरकार को बता ही नहीं पाएगा, है ना। तो सोचो, क्या अगली बार उसका मन करेगा ऐसी सरकार को वोट देने का? बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो सरकार का काम ही ये है कि उसके राज में जितने भी लोग हैं वो सब सेफ रहें, सब सुरक्षित रहें, सब हैप्पी रहें। अब उन लोगों को किस तरीके से हैप्पी रख सकते हैं कि उनको टाइम पे न्याय मिले, टाइम पे उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ उनकी पूरी हो। वो चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब जो हमारी सरकार है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू करे, ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करे। अब उस ज़मीनी स्तर के लिए ज़रूरी था हमारी पंचायत, इसी को हमने बोला लोकल गवर्नमेंट। और जो हम इस चैप्टर में अपने नए में पढ़ने वाले हैं यानी कि स्थानीय शासन। है ना। देखो, आप सोच के देखो
कि छोटा सा गाँव ना कहीं यहाँ पे था बुलंदशहर का, मान लो कि देवली एक गाँव था, ठीक है, जो कि कहाँ पे था, इस स्टेट के अंदर, ये थी इसकी स्टेट तक की पहुंच। अब आप सोच के देखो कि अगर इसे केंद्र की तो बात ही बहुत दूर की हो गई, ये तो था राज्य तक की पहुंच इसकी, और ये आगे इसकी केंद्र तक की पहुंच, तो ये बंदा कभी ना यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी था कि हम इसके आसपास ही कुछ ऐसा इसको दे दें ताकि इसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये वहाँ जाके अपनी सॉल्व करवा सके। और इसी यहीं से अब एवोल्यूशन होता है किस चीज़ का, पंचायती राज सिस्टम का। देखो कोई भी चीज़ ना तभी स्टार्ट हो सकती है जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल अभी हमें ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पेंडेमिक आया, कोरोना, ठीक है, महामारी आई विश्व में, तो हमें लगा हमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे जो बच्चों की हमारे स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रहे, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो हमने क्या तरीका निकाल लिया, हमने अपना ऑनलाइन मेथड निकाल लिया। तो जब हमें लगा कि ज़मीनी स्तर पर दिक्कत आ रही है, इसी तरीके से हमने क्या करा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचा। अब ये जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, इसके बारे में सब लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करो, ठीक है, डीपीएसपी में भी ये चीज़ लिख दी गई, स्टेट्स को भी इस तरह के निर्देश दे दिए गए, डायरेक्शंस दे दी गई कि भाई जब आपको लगे, आप जब कर सकते हो तो ये काम कर देना, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा कि बोल तो दिया गया कि आप 3 टायर सिस्टम बनाइए, ये बनाइए, फलाना ढिमकाना बनाइए, लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ पर ना स्टेट्स की अपनी मर्जी थी कि वो पंचायत को बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि आपके पास कोई पावर है, मान लो कि आप किसी पोस्ट पर पहुंचकर आपके पास कोई पावर है और आप उसको अब आराम से एंजॉय कर सकते हो, तो क्या आप सोचोगे कि मैं उस पावर को किसी के साथ डिवाइड करूं? क्या आप सोचोगे कि जो मेरी उससे इनकम हो रही है, उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं किसी और के साथ डिवाइड करूं? तो यही चीज़ आई सेम हमारी स्टेट्स के साथ। स्टेट्स को जो पावर मिली, स्टेट्स को जो फंड मिले, ठीक है, अब स्टेट्स को अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाने थे तो उन्हें क्या करना पड़ता, उन्हें अपनी पावर को, अपने फंड्स को सब कुछ डिवाइड करना पड़ता, जो कि वो नहीं चाहते थे। इसीलिए जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, इनको किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, किसी को ज़रूरत ही नहीं लगा कि इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनके लिए कुछ काम भी करना चाहिए। फिर हुआ क्या, लेकिन धीरे 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 करके ये सब चीज़ें शुरू हुई और सारे स्टेट्स में ये चीज़ें अप्लाई हुई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1992 में, यानी कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उसके अंदर हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और ये मिला था हमारा, जो हमारे कौन थे, प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे उनको संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनके टाइम पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। और कब से अप्लाई हुआ था, ये हुआ था हमारा 1993 से अप्लाई। लेकिन इस 1993 तक पहुंचने तक हमारे पंचायती राज को एक बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ी और बहुत सारी कमेटीज़ बैठाई गई, उनसे पूछा गया, उनकी रिकमेंडेशंस जानी गई, और उसके बाद ही हमारी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम चलेंगे उन कमेटीज़ के बारे में, जो डिफरेंट कमेटीज़ आई। देखो अभी ना इस श्रृंखला में हमें बहुत सारी कमेटीज़ आई थी, लेकिन हमें अपनी वो कमेटीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके उन कमेटीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली कमेटी जिसके बारे में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमें देखने को मिलती है, वो थी हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, हिंदी में भी इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। और ये कब बनी, इसका ईयर आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये हमारी बनी थी 1957 जनवरी में। देखिए अगर कभी भी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन इसी टॉपिक से बने, इसी कमेटी से बने, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली कमेटी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी भी थी, क्योंकि इसने हमें वो रिकमेंडेशंस दी जो कि हमें आज के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलती हैं। मतलब
जो हम आज का अपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बलवंत राय मेहता कमेटी की ही देन है, इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे बलवंत राय मेहता, इसीलिए इस कमेटी का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी। कब सेटअप हुई? ये हुई हमारी जनवरी 1957 में सेटअप, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी नवंबर 1957 में। और जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी, मतलब जब इसने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी कि हमें ये काम करने चाहिए या ये काम अगर हम करेंगे तो हम पंचायती राज को इम्प्रूव कर सकेंगे, तो वो क्या थी? सबसे पहली जो इन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली वो इन्होंने बोला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब वही बात कि हमें क्या करना था, हमारे पास जो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर्स होती हैं उसको हमें डिवाइड करना था। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो हमारे पूरे इंडिया की पावर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक तो हमारी थी यूनियन के पास और एक होती थी हमारी स्टेट्स के पास, यानी कि केंद्र के पास और राज्य के पास। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे हमने केंद्र और राज्य के पास अपनी पावर्स को डिवाइड किया हुआ है, इसी तरीके से हमें लोकल लेवल पे भी अपनी पावर्स को डिवाइड करना होगा, उसका विकेंद्रीकरण करना होगा। ठीक है, और किस तरीके से विकेंद्रीकरण करेंगे? अब हम वो करेंगे हम 3 टायर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अभी 3 टायर सिस्टम क्या था, अभी देखते हैं। 3 टायर सिस्टम, इन्होंने क्या कहा इस 3 टायर सिस्टम के अंदर कि सबसे पहले हमें बनानी होगी ग्राम पंचायत। ठीक है जी, हिंदी में ग्राम पंचायत। कौन से लेवल पे? ये हमें बनानी होगी विलेजेस के लेवल पे, यानी कि गांव के लेवल पर हमें ये बनानी होगी, गांव के स्तर पर। फिर इन्होंने कहा कि दूसरा डिवीजन हमें करना होगा कहां पर? पंचायत समिति। और ये जो पंचायत समिति है ये बनेंगी हमारी ब्लॉक लेवल पर, यानी कि प्रखंड स्तर पर। फिर इन्होंने कहा जो तीसरा डिवीजन होगा हमारा वो होगा जिला परिषद। और ये किस लेवल पे होगा? ये होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, यानी कि जिला स्तर पर। ठीक है, तो इन्होंने कहा इस तरीके से हमें 3 टायर सिस्टम फॉर्म करना होगा, जो कि होगा गांव के लेवल पर, ब्लॉक्स के लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। अब इन्होंने एक बात और बोली यहाँ पे कि जो ग्राम पंचायत है हमारी ये होगी डायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होंगे, और जबकि जो पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स होंगे वो होंगे हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, वो आपको 3 से 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन डायरेक्टली इलेक्टेड है या फिर कौन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रत्यक्ष रूप से है वो केवल है हमारी ग्राम पंचायत, और जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद है हमारी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ठीक है, मतलब अब ये जो ग्राम पंचायत के लोग हैं या और भी बाकी सारे मेंबर्स हैं वो सब मिलकर चुनाव करेंगे हमारी पंचायत समिति का और जिला परिषद की समिति का। ठीक है, इन्होंने इस तरह की कुछ रिकमेंडेशन दी और इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इन सब चीज़ों को मान भी लिया गया, क्योंकि जो इनकी रिकमेंडेशंस थी वो अच्छी भी थी। ठीक है, गवर्नमेंट को समझ में भी आई, गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये जो कमेटी बात बोल रही है एकदम ठीक है। तो 1958 में इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया, और इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए जो हमारा राजस्थान स्टेट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, राजस्थान स्टेट में नागौर जिले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में
सबसे पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है और ये हमारा बन गया था 1958 में ही, जिस साल इसको एक्सेप्ट करा गया, क्योंकि हमने देखा कि नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। जनवरी 1958 में राजस्थान ने इसको स्वीकार कर लिया, इसको अपना लिया और नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी कर दी। इसको देखते हुए उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी हमें देखने को मिला 1959 में, और इसके बाद और भी कई स्टेट्स ने इसको अपने स्टेट्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, केवल ये रिकमेंडेशंस थी और ये हमारे डीपीएसपी वाले पार्ट में ही रह जाती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा था कि हमारी ये चीज़ें बनती तो चली गई, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, बहुत सारे स्टेट ने इसको अप्लाई भी करा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। तो उन्हीं दिक्कतों को हटाने के लिए, उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए इसके बाद आती है एक और कमेटी 20 साल बाद ठीक इसके, और उसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। तो अब हम देखेंगे कि यह अशोक मेहता कमेटी जो आई, इसने क्या क्या बताया, क्या रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या हमारी जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसमें चेंजेस करे, उसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं अब हम अशोक मेहता कमेटी की तरफ। तो सेकंड कमेटी अशोक मेहता कमेटी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो अशोक मेहता हैं वो थे इस कमेटी के चेयरपर्सन। और कब शुरू हुई, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ठीक 20 साल बाद आई थी, यानी कि ये आई थी 1977 में। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो इसने किया वो करा कि जो यहाँ पे 3 टायर सिस्टम हमें देखने को मिला, यानी कि जो हमने 3 लेवल्स पर लोकल गवर्नमेंट को डिवाइड करा, इन्होंने कहा कि नहीं 3 टायर सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसको ना आप 2 टायर सिस्टम कर दो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि केवल 2 ही लेवल पे आप डिसेंट्रलाइजेशन करो। किस किस पे, एक तो आप कर दो जिला परिषद पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक आप बना दो मंडल पंचायत यानी कि ब्लॉक लेवल पे। इन्होंने जो गांव के लेवल वाली बात थी, जो ग्राम पंचायत वाली बात थी, उसको मना कर दिया। और मंडल पंचायत के लिए भी इन्होंने कंडीशन रखी कि जो मंडल पंचायत है ये ऐसे एरिया में बनाई जानी चाहिए जहाँ पे जो हमारी जनसंख्या है वो 15 से 20 हज़ार, मतलब 15 से 20 हज़ार वाली जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, और उसके ऊपर होनी चाहिए हमारी जिला परिषद। ग्राम पंचायत वाली बात को इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जो इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी अपनी, वो दी क्या, इन्होंने कहा रिजर्वेशन वाली बात। रिजर्वेशन इन्होंने किसके लिए मांगा, इन्होंने कहा एससीज को, एसटीज को, और जो हमारी वुमेन्स है यानी कि जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और जो हमारी औरतें हैं, उनको इन पंचायत सिस्टम में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इन्होंने बात करी रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज और वुमेन। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन मिलेगा, इन्होंने उसका बेसिस भी बताया कि जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये हमें मिलना चाहिए पॉपुलेशन के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो ये इन्होंने एक और चीज़ बोली बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन यहाँ से अब ये अराइज होता है कि आपसे क्वेश्चन में वो ये पूछ लेगा कि जो लोकल लेवल पे रिजर्वेशन की बात थी वो पहली बार फर्स्ट टाइम कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करी थी, तो आपको बताना होगा वहाँ पे अशोक मेहता कमेटी, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी हमने इससे पहले देखी और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई थी। सबसे पहले जो आरक्षण वाला मुद्दा था ये किसने उठाया, ये उठाया अशोक मेहता कमेटी ने। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात इस कमेटी ने कही, वो बात कही कि आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देना चाहिए, मतलब आपको अपने संविधान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक अलग पहचान देनी होगी। अब इससे होगा क्या, क्योंकि देखो पहले भी डीपीएसपीज में तो पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन उस बात को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे भी अगर हमारे पास ये बोल दिया जाए कि चालान नहीं होगा मास्क ना लगाने पर, तो आधे से ज़्यादा जनता आज भी मास्क लगा के नहीं घूमेगी। तो सेम वही बात यहाँ पे हुई कि बोल तो दिया गया लेकिन कोई उसको अप्लाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे तो इन कमेटी ने इसलिए बोला कि आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दीजिए, यानी कि संवैधानिक पहचान आप दीजिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को।
अब देखो, इन्होंने ये सारी अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, लेकिन दिक्कत क्या आई, इनकी सारी रिकमेंडेशंस कोई भी अप्लाई नहीं कर पाए हम लोग। क्यों नहीं अप्लाई कर पाए? देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब ये कमेटी बनी और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो उस टाइम पे इंडिया में जनता पार्टी चल रही थी, जनता पार्टी हमारी सेंटर पे थी। और हुआ क्या कि जब ये रिकमेंडेशंस आई, उसके थोड़े टाइम बाद ही जो जनता पार्टी का कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, जिसकी वजह से ये वाले जो हमारी रिकमेंडेशंस थी ये हमारी पार्लियामेंट में पारित ही नहीं हो पाई, पास ही नहीं हो पाई। और ये जो हमारी कमेटी थी यहीं के यहीं लैप्स कर गई, इसकी रिकमेंडेशंस यहीं पे यहीं एक तरह से रखी रह गई और हमारे कोई काम ही नहीं आई। लेकिन अब होता क्या है, इसके बाद एक और कमेटी आती है, ठीक है। और क्या होता है कि काम तो अभी भी चल ही रहा था, पंचायत अभी भी हमारे इंडिया में चल ही रही थी, भारत देश में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम तो कर रहे थे। लेकिन अभी भी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर से एक और कमेटी बिठाई गई, जिसको अब हम देखेंगे, और उसका नाम था GV.K. राव कमेटी। तो जो नेक्स्ट कमेटी आज हम देखेंगे वो थी हमारी GV.K. राव कमेटी, और ये हमारी आई 1985 में। ध्यान रखना, इसको कभी कभी खाली राव कमेटी के नाम से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो इसके हेड थे वो थे हमारे GV.K. राव। अब देखो, इस कमेटी को क्यों सेटअप करा गया? इस कमेटी को सेटअप करा गया कि अभी तक जो हमारी चीज़ें चलती आ रही थी, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था ऑलरेडी, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, एक तो उनको रिमूव करने के लिए, फिर कि हम अपनी गांव का जो विकास है यानी कि रूरल डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं और फास्टन अप कर सकते हैं। फिर जो हमारे गांव में अभी तक गरीबी इतने सालों से चलती आ रही है, उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम किस तरीके से ला सकते हैं गांव में, इसमें बात करी गई। किसके बारे में? GV.K. राव कमेटी के बारे में। अब जो आपको इस कमेटी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इन्होंने क्या कहा कि आपको ना पंचायत को वास्तविक सत्ता देनी होगी, मतलब आपको उनको रियल पावर देनी होगी। देखो क्या होता था कि पंचायत हमारी पूरी सेटअप कर दी गई, ठीक है, लेकिन जो अभी भी पंचायत थी ना हमारी, वो हर एक डिसीजन के लिए, हर फंडिंग के लिए स्टेट्स पर डिपेंडेंट थी। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि कोई भी सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी पावर कम हो या उसकी फंडिंग कम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी स्टेट्स पे, तो ये खुल के काम ही नहीं कर पा रही थी, अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए इन्होंने कहा कि जो GV.K. राव कमेटी ने कहा कि आपको पंचायत को रियल पावर देनी होगी, यानी कि उनको वास्तविक सत्ता देनी होगी, तभी ये जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, वो अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक। अब इसी के जस्ट बाद, एक साल बाद आती है एक और कमेटी, जिसको हम जानते हैं LM सिंघवी कमेटी के नाम से। LM सिंघवी कमेटी, और ठीक एक साल बाद आती है ये इसके 1986 में। फिर से इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे LM सिंघवी, ठीक है। और नाम से ही समझ में आ रही है हमें ये चीज़। तो अब इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको ना पंचायत को संवैधानिक दर्जा तो देना ही होगा, संवैधानिक पहचान देनी होगी, तभी हम पंचायत के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी ये पंचायत ग्रो अप हो पाएंगी, इनका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बोली वो थी संवैधानिक दर्जे की बात। फिर इन्होंने एक और चीज़ नई इसमें ऐड करी, वो कौन सी? इन्होंने ऐड करा सरपंच की पोस्ट को। सरपंच की पोस्ट जो आज के भी हमें पंचायत इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलती है। किस रूप में? इन्होंने कहा इसको ना आप न्याय पंचायत बना दो। तो अगर ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्याय पंचायत हमें कौन सी कमेटी में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है हमें LM सिंघवी कमेटी में। अब इस न्याय पंचायत का क्या मतलब है? देखो गाँव में क्या होता है जनरली कि कोई किसी के, मान लो किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, कहीं पे चोरी हो गई, ठीक है, या फिर कोई और छोटे मोटे क्रिमिनल केस या किसी भी तरीके का होता है, तो अब क्या होगा? क्या लोग बार बार वहाँ से किसी गांव से निकल के बार बार स्टेट के हाई कोर्ट में आएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे? तो क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। और समझ लो वो एक बार को पहुँच भी गए वहाँ तक, तो आप सोच के देखो कि वो कितना लंबा प्रोसीजर है। अभी भी हमारे देश में कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो क्या अगर छोटे छोटे गाँव भी वहाँ पे केसेस लेकर जाएंगे, एक छोटा
सा लोग भी वहाँ पे ये छोटे छोटे केसेस लेके जाएंगे तो क्या हम कभी इन केसेस को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने ये कहा कि अगर गांव में कोई ऐसी चीज़ हो भी जाती है जिसमें हमें जुडिशियल कुछ इंक्वायरी करनी हो या जुडिशियल डिसीजन लेना हो, तो ये पूरा का पूरा डिसीजन किसका होना चाहिए? ये भी गांव की पंचायत का ही होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक पोस्ट की वकालत करी, मतलब उन्होंने कहा कि एक सरपंच की पोस्ट होनी चाहिए जो कि इन सारे मामलों को गांव के गांव में ही हैंडल कर सके और उन लोगों को न्याय मिल सके। तो सरपंच की पोस्ट सबसे पहले हमें देखने को मिली कहाँ पे? एलएम सिंघवी कमेटी के नाम, एलएम सिंघवी कमेटी में। और एक बात और, इन्होंने भी एक चीज़ को सपोर्ट करा जो थी हमारी 3 टायर सिस्टम को। ठीक है, जैसा कि जबकि हम देखते हैं अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा था कि आप 2 टायर सिस्टम ले आओ, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, 3 टायर सिस्टम ही आप लेकर आओ और इन सब चीज़ों पे काम करो। अब देखो, इसी तरीके से हमारी इसी श्रृंखला में और भी बहुत सारी कमेटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज थी वो थी 4। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। तो सबसे पहली थी हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी जो हमारी आई 1957 में। उसके बाद ठीक 20 साल बाद आती है अशोक मेहता कमेटी यानी कि 1977 में। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? GV राव कमेटी 1985 में। और लास्ट में आती है हमारी LM सिंघवी कमेटी यानी कि 1986 में। अब इसके बाद भी और सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन इन सारी चीज़ों में काम करने के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद आखिरकार 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था 1992 में पास हुआ। और अगले ही साल 1993 24 अप्रैल को ये लागू भी हो गया, यानी कि अब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्या मिल गया? एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। कहाँ पे मिला? इसको मिला पार्ट 9 में, यानी कि भाग 9 में। ठीक है, अनुच्छेद अगर हम बात करें, आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है 243 आर्टिकल से 243O तक। ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल का कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, और शेड्यूल हमें मिलता है ये कौन सी में? 11 में। ठीक जी। और क्योंकि ये 24 अप्रैल को अप्लाई हुआ था पूरे इंडिया में, इसीलिए इस दिन को हम पंचायत डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि पंचायत दिवस के रूप में भी इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। अब ये तो हमारी बात रही पूरी की पूरी हिस्ट्री की कि किस तरीके से हमारी पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अभी जो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में सेटअप हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं, कितने लेवल्स पे डिवाइड है। अब हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पंचायत का प्रेजेंट सिनेरियो। तो प्रेजेंट सिनेरियो में हमें देखने को मिलता है 3 टायर सिस्टम, यानी कि 3 टायर सिस्टम में वही जो कि हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी। क्या क्या? कि एक तो हमारी होनी चाहिए ग्राम पंचायत, फिर हमारी होनी चाहिए पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और देन होनी चाहिए हमारी जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो वही 3 टायर सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी हमने कंडीशन लगा दी। वो क्या कंडीशन लगा दी? कि जहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो 20 लाख से कम है, तो वहाँ पर जो हमने बनाई थी पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पर जो हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि ब्लॉक लेवल पर यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी। कहाँ पर? जहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो होगी 20 लाख से कम। अब हम बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन की। तो जैसा कि हमने देखा था, अशोक मेहता कमेटी ने सबसे पहले रिजर्वेशंस की बात करी थी, और किस किस की बात करी थी? SCs के बारे में, ST के बारे में और वुमेन्स के बारे में। ठीक, अब वुमेन्स के बारे में आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे वुमेन्स को जो रिजर्वेशन दिया गया वो दिया गया 1/3 रिजर्वेशन, और ये मिनिमम रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि कम से कम किसी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो वुमेन सीट्स होंगी वो होंगी 1/3। ठीक है, अब लेकिन कम से कम का तो हमारा एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, लेकिन किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम हुआ भी क्या ना कि हमने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप जितना चाहें अपने अकॉर्डिंग इन वुमेन्स की सीट्स को, आप आरक्षित सीटों को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हमें देखने को मिला इसके बाद, जो बिहार स्टेट है
उसने अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो वुमेन्स की सीट थी उसको कर दिया था 50%। और भी कई सारे स्टेट्स हैं जिसमें हमें ये देखने को, ये जो 1/3 है ये हमें वेरी करने को मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो हमसे मिनिमम पूछेगा तो वो 1/3 होती हैं। और एक बात और, जो हमारा प्रीवियस यूपी टेट हुआ था, ठीक है, उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वुमेन्स को 1/3 सीटें रिजर्व करी गई हैं। तो ध्यान रखना वो है हमारे पंचायती राज। और जो इन्होंने एससी और एसटी के बारे में बोला, वो बोला अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के आधार पर हमारी एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। तो ये रही हमारी बात किसकी, रिजर्वेशन की। इसके बाद आती है बात हमारे इलेक्शंस की, कि जैसे कि हमने देखा कि इसके डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, तो इन इलेक्शंस को कौन करवाएगा। तो जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है वो होती है स्टेट की, ठीक है, यानी कि चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है स्टेट की। और स्टेट में भी कौन करवाएगा, वो करवाएंगी हमारी राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के सारे चुनाव को हैंडल करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हमारा जो केवल राज्य निर्वाचन आयोग है ना, वो केवल यहीं पे हमारा काम करता है। अभी तक इससे पहले हमने क्या सुना होता है, केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के बारे में सुना होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जनरली हम लोग नहीं सुनते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग गलती कर जाते हैं। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन के बारे में बात आएगी तो ध्यान रखना कि उसको कौन कंडक्ट करवाता है, कौन हैंडल करता है, ये सब करता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखो इसका बात आती है फिर कार्यकाल की, कि भाई कितने कितने टाइम पर कराने हैं। तो जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका जो टर्म होता है वो होता है 5 ईयर्स का, यानी कि 5 सालों का टर्म होता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये जो हमारी पंचायत समिति है अगर 5 साल से पहले ही खंडित हो जाती है, भंग हो जाती है, तो उस केस में ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं और दोबारा से उन सीट्स को फुलफिल करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इलेक्शंस की मिनिमम एज यहाँ पे क्या होनी चाहिए। मतलब कोई भी पर्सन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके लिए इलेक्शन के लिए कब खड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखना जो हमारी मिनिमम एज है यहाँ पर वो है 21 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि मिनिमम एज बताइए, ठीक है। तो ये रही हमारी इलेक्शन की बात। अब बात आती है इसकी फंडिंग की। तो फंडिंग तो हमें कहाँ से मिलेगी, स्टेट से ही मिलेगी। अब स्टेट से करवाएगा कौन, देखो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमने जब अपना प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि हर साल प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एनुअली वो बोलते हैं स्टेट्स को बोल दिया, सरकार को बोलते हैं कि आप बजट पेश करिए। अब बजट पेश करने का मतलब क्या होता है, बजट पेश करने का मतलब ये होता है उसमें ये बताया जाता है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो किस तरीके से डिफरेंट राज्यों को फंडिंग प्रोवाइड करेगी, किस किस प्रोग्राम में कितना पैसा लगाएगी। तो वहाँ पे क्या था, प्रेसिडेंट के कहने पर सरकार बजट पेश करती थी। उसी तरीके से सेम स्टेट में क्या होगा, जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, वो किसको बोलेंगे, स्टेट को बोलेंगे कि भाई आप बजट पेश करिए और उसमें बताइए कि जो हमारे पंचायती राज हैं या डिफरेंट स्टेट्स में काम होने हैं और भी काम होने हैं तो उसमें किस तरह से फंडिंग होगी। तो ध्यान रखना हर साल ये वित्त आयोग काम करता है और किसके कहने पर करता है, ये होता है हमारे राज्यपाल के कहने पर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। अब देखते हैं हम अपने पंचायत की संरचना, यानी कि हमारा पंचायत का स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत की संरचना। अब जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे 3 टायर्स थे। तो सबसे पहले हमें देखने को मिला क्या, ग्राम पंचायत, फिर हमें देखने को मिली पंचायत समिति, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है जिला परिषद। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड है।
3 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। अब इसके हेड को हम क्या बोलते हैं, इसके हेड को हम बोलते हैं मुखिया, जो हमारे ग्राम पंचायत का हेड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मुखिया। और पंचायत समिति के हेड को हम बोलते हैं प्रमुख, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जिला परिषद के हेड को हम बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक। अब वही बात है कि देखो, अब हम देखते हैं कि ये लोग ना फंक्शन क्या क्या है मेन, कि अगर हमने ग्राम पंचायत बना दी, पंचायत समिति बना दी, जिला परिषद बना दी, तो आखिर ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, अब वो चीज़ हमें समझनी है। तो जैसा कि हमने देखा, जो ग्राम पंचायत है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, और जबकि ये दोनों जो होते हैं ये हमारे होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। किसके स्तर पर, ये है हमारी गाँव स्तर पर, ये है हमारी प्रखंड यानी कि ब्लॉक लेवल पर, और ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। अब देखो, ग्राम पंचायत का मेनली काम क्या होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है कि जो सरकार ने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाई हुई होती हैं, उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उन चीज़ों के बारे में अवेयर करवाना, और जो सरकार ने जिस तरीके से स्कीम बनाई हुई है उनको अपने गाँवों में अप्लाई करना, ठीक है। ये सब काम होता है हमारे किसका, ये सब होता है हमारे ग्राम पंचायत का काम। तो किस तरीके से, एक तो गाँव के स्तर पे विकास को देखना, गांव के स्तर पर विकास, ठीक है। इसके बाद क्रियान्वयन, यानी कि किस चीज़ तरीके से चीज़ें जो हैं वो हमारे गाँवों के लेवल पर अप्लाई हो रही हैं, वो सब चीज़ें देखना। अब देखो, अब बात आती है हमारी पंचायत समिति की। पंचायत समिति का मेनली क्या काम होता है, पंचायत समिति का मेनली काम होता है कि इस ग्राम पंचायत ने एक साल में एनुअली क्या काम करा, किस तरीके से काम करा, क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स रही, क्या क्या ये फेल रही, वो सारी चीज़ें किसको बताना, जिला परिषद को बताना। तो यानी कि जो पंचायत समिति है वो इस तरह की बॉडी है जो कि इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती है, यानी कि पुल का काम करेगी। फिर आती है हमारी जिला परिषद। अब जिला परिषद का काम क्या होता है, पर्यवेक्षण का और समन्वय का। समन्वय किस तरीके से, कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, और इन दोनों के ऊपर सुपरविजन भी करना, नज़र भी रखना कि आखिर ये जो ग्राम पंचायत बनी है या पंचायत समिति बनी है, क्या ये अपना काम ठीक से कर भी रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो मेन इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन, यानी कि समन्वय, ठीक है, और पर्यवेक्षण, ये होता है मेनली हमारे जिला परिषद का काम, ठीक है। अब एक चीज़ और आई इसमें इम्पॉर्टेंट, कि ये जो ग्राम पंचायत थी, हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत का क्या था कि ये छोटे मोटे जुडिशियल जो केसेस हैं यहीं पे हैंडल हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट रखी गई कि केवल और केवल 10,000 से जो नीचे के केसेस होंगे वो ही केवल ग्राम पंचायत हैंडल करेगी। मतलब क्या कर सकती है, या तो वो किसी को सज़ा दे सकती है थोड़े बहुत टाइम के लिए, या फिर जो जुर्माना है उस पर केवल 10,000 तक का लगा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हमारा जो केस है वो इससे ज़्यादा पार हो रहा है तो फिर जो क्रिमिनल है या जो हमारा केस है वो कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब जो एक दिक्कत थी हमारे पंचायत के साथ वो किसकी थी, फंडिंग की दिक्कत थी। तो फंडिंग की दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करा गया कि इनको ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दे दिए गए कि भाई आप इस चीज़ का ध्यान अब आप लोग रखोगे, इसी चीज़ पे आप ध्यान दोगे, इससे जो भी पैसे आएंगे वो आपके रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टेट्स को हमने एक लिस्ट दे दी, एक हमने यूनियन की लिस्ट रखी, एक हमने कॉन्करेंट लिस्ट रखी, मतलब एक हमने राज्य सूची रखी थी, एक हमने केंद्र की सूची रखी थी, और एक हमने रखी थी समवर्ती सूची। अब जो राज्य सूची थी उस पे पूरा का पूरा हक किसका होता है, राज्य का होता है कि वो उसमें किसी भी तरीके से चीज़ों को लगा सकती है, अप्लाई कर सकती है, जैसे जिस चाहे वैसे कर सकती है। ऐसे ही जो हमारी पंचायत समिति है इसको भी हमने 29 सब्जेक्ट्स दे दिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में दे दिया, गांव की रोड्स के बारे में देख दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, कृषि के बारे में देख दिया, इरिगेशन के बारे में दे दिया। ये सब पावर हमारी दे दी गई पंचायती राज को, और आप उनको बोला गया कि अब आप इन चीज़ों को हैंडल करो और इन चीज़ों से जो भी फंड्स आएंगे वो आप
अपने अकॉर्डिंग यूज़ भी कर सकते हो। तो देखो इससे हुआ क्या, एक तो जो उनकी डिपेंडेंसी थी ना स्टेट्स पे वो कम हो गई। ठीक है, स्टेट्स को भी लगा कि ठीक है अभी हमसे कम पैसे ले रहे हैं, कम हमारी पावर जा रही है, तो स्टेट्स भी खुश और पंचायत को भी लगा कि अब हमारे पास पावर आ चुकी है तो वो भी खुश, और दोनों अपना काम अच्छे से कर भी पा रहे हैं। और इस तरीके से आज तक का हमें जो अपनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की समझ में आई होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में कवर करवा दी हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा। स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसको देखिए, समझिए, पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।